चले जाते हैं सर, तो रिकॉर्डेड कहाँ से होगा? हाँ, क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, सबको मिलेगी। चलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो सीआरपीसी से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। देखिए, ये सीआरपीसी का जो पेपर है हम लोग का बहुत ही टेक्निकल पेपर है। सीपीसी, सीआरपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ये हम लोग के लॉ का सब टेक्निकल पेपर माने जाते हैं। तो इस टेक्निकल पेपर को टेक्निकल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको आपको न तो रटने की ज़रूरत है और न इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है। जिस पैटर्न पे आपको स्टडी कराया जाएगा उसी पैटर्न पे आप स्टडी करोगे तो आप देखिएगा कि गुड सीआरपीसी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जिस दिन आपकी सीआरपीसी ख़त्म होगी फिर आपकी सीआरपीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। लेकिन जो आपको होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को आप पूरा करेंगे। और जब 4-5 क्लास लग जाएगी, थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ जाएगा, तो एक दिन डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोग के लिए रख देंगे। उस डाउट क्लियरिंग सेशन में जो भी आपके डाउट्स होंगे उस डाउट्स को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा सिस्टमेटिक फॉर्म में। ठीक है, लेकिन थोड़ा कोर्स जब बढ़ जाए तब। और सीआरपीसी को समझना है, रटना नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सीआरपीसी हमारी सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं तैयार की गई है। इसमें जो हमारी सीआरपीसी है वो जिग जैग मोशन में भागी हुई है। जिग जैग मोशन का मतलब ये होता है कि एफआईआर किसी सेक्शन में होती है, बेल की दूसरे सेक्शन में होती है, और आईओ इन्वेस्टिगेशन कहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को इसको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के तरह नहीं पढ़ना है कि सेक्शन फर्स्ट में क्या है, सेक्शन सेकंड में क्या है, बल्कि हमको इसको टॉपिक के अनुसार पढ़ना है। और जब टॉपिक के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपको सीआरपीसी जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी, इजी वे में समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल है कि क्रिमिनल कोड्स किसको कहते हैं, इस सेक्शन में ये हमको सीखना है। जो क्रिमिनल मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट होती है उनके जुरिस्डिक्शंस क्या है ये हमको समझना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, इसको हमको समझना है। हमको फिर समझना है कि जो एफआईआर होती है वो किस सेक्शन में होती है। हमको ये समझना है कि अगर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं। एफआईआर होने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है। आईओ कौन होता है, किस रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है। हमको ये समझना है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो इंक्वायरी कैसे करते हैं, कैसे उसमें ट्रायल चलता है, कब सेशन ट्रायल होगा, कब वारंट ट्रायल होगा, कब समरी ट्रायल होगा, कब सेशन ये हम लोग का समरी ट्रायल होता है। प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलती है, नॉन बेलेबल में बेल कैसे होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, रिवीजन क्या है, रेफरेंस क्या है, अपील क्या है। और 482 बड़ा कॉमन फिनोमिना है सीआरपीसी में। 482 क्या होता है। और ये कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट होता है जिस स्टेट का, वो अपने स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सुपरविजन करता है। इस सेक्शन में कहा गया। एक एक करके सिस्टमेटिक फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, सीखने की तरीका सीखिएगा तो सीआरपीसी समझ में आएगी। इसी तरह सीपीसी भी ऐसे पढ़ी जाती है, और इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा जाता है, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ पढ़ा जाता है। तो जैसे आज आप लोग को शुरुआत कराई जाएगी उस तरह आप लोग अपनी स्टडी को करिएगा। देखिए, हम उन स्टूडेंटों से कहना चाहते हैं जिन लोगों ने कैमरा को बंद करा है, कैमरा बंद करना ऑनलाइन क्लास में ऑफेंस होता है। आप लोग के आधार कार्ड है, अगर हमसे नाम पूछा जाएगा हम आधार के साथ आप लोग का नाम दे देंगे। ऑनलाइन क्लास में कैमरा ऑफ करके क्लास लेना ऑफेंस है, ये आप लोग जान लो। बाकी आप जानो, आपकी मर्जी। ये जो क्लास होती है यूट्यूब से लेके हर जगह क्लास जाती है, तो उसमें आप ही को प्रॉब्लम होगी, सर को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सर को आप रिकॉर्ड करते हो, सीखने आए हो, तो सर की बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो उससे आप ही का फ़ायदा होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिए हमारी बात को। सबसे पहले जो पेपर है इसका नाम क्या है, इसका हम सही सही प्रोनाउंसिएशन क्या लेंगे। देखो, हम आप लोग को ज़ीरो मान के चल रहे हैं। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो, आप लोग को सीआरपीसी बहुत आती है। हम ये बिल्कुल नहीं एज्यूम कर रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग को सीआरपीसी आज ज़ीरो से हम आपको लेके चल रहे हैं। आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, ज़ीरो के आगे आप बढ़ोगे।
तो देखिए इस पेपर का सही नाम क्या है? हिंदी वाले कैसे बोलोगे, इंग्लिश वाले कैसे बोलोगे, इसको ध्यान से देखिए आप। देखिए जो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी सर, जी सर। जी जी आ रहे हैं। चलिए, तो देखिए हम आप लोग को ये बता रहे थे कि पहले आप लोग ये सीखो कि इस पेपर का नाम क्या है। इंग्लिश वाले कैसे बोलेंगे, हिंदी वाले कैसे बोलेंगे। जो इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश की तरह बोलने की आदत डालेंगे। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ कोड सिविल ऑफ प्रोसीजर 1973, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973। जैसे आप लोग अपना नाम लिखते हो तो अपने नाम के आगे अपनी कास्ट लगाते हो, जाति लगाते हो, वैसे लॉ में ईयर लगाना ज़रूरी है। अगर आप जी ईयर नहीं लगाओगे तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ईयर लगाने के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि जो ये सीआरपीसी आप लोग पढ़ रहे हो, ये एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर, तो देखो हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोग बेयर एक्ट में देखते हो जब नाम मिलता है तो वहाँ पे लिखा रहता है द कोड सिविल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीजर 1973, ब्रैकेट में लिखा रहता है 1974 एक्ट नंबर 2। 1974 इसका एक्ट। मोबाइल म्यूट करिए सोनू, मोबाइल म्यूट करिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए ये एक्ट 1974 को इम्प्लीमेंट हुआ था। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 अप्रैल। तो आपको सीआरपीसी इस पेपर का पूरा नाम कैसे लेना है, फिर से सुनिए सभी लोग। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ब्रैकेट में लिखोगे 1974 एक्ट नंबर 2। ये तरीका अगर इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोलोगे, ध्यान रखिएगा, नंबर काट लिया जाएगा आपको। फिर से सुन लीजिए, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्ट नंबर 1974 का। हिंदी वाले स्टूडेंट कैसे बोलेंगे? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ब्रैकेट बनाइएगा, वर्ष 1974 का क्रमांक 2। ये आपको इस एक्ट का नाम है। देखिए जो ये एक्ट है, ये इससे पहले भी बन चुका है ब्रिटिश पीरियड में। ये जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नई सीआरपीसी। जब नई सीआरपीसी पढ़ते तो इसके मतलब कोई ओल्ड सीआरपीसी भी रही होगी। तो वो ओल्ड सीआरपीसी कब थी? ओल्ड सीआरपीसी 1898, 1898, 1898, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड सीआरपीसी। ठीक है, देखो उसकी वैल्यू तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उसके सारे प्रोविजंस को हम लोगों ने छोड़ दिया है। उसके बहुत से प्रोविजंस को हम लोगों ने नई सीआरपीसी में लिया भी है। तो जो ओल्ड सीआरपीसी है, ये कितने दिनों तक इम्प्लीमेंट थी? 75 ईयर तक। ओल्ड सीआरपीसी बनने से लेकर 75 ईयर तक जो है वो इन्फोर्स रही। 1889 से लेकर 1970, 75 वर्षों तक ओल्ड सीआरपीसी एग्जिस्टेंस में रही। अब क्वेश्चन ये आता है कि नई सीआरपीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेन क्वेश्चन ये राइज होता है। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 13। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 13 है, 13 है, उसमें 4 पार्ट हैं। उसका पार्ट नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले बना हुआ है
और उसके प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से कंट्राडिक्शन रखते हैं, विरोधाभास रखते हैं, तो वो एक्ट बदल दिया जाएगा, वो प्रोविज़न बदल दिया जाएगा। तो जो ओल्ड सीआरपीसी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनेकों प्रोविज़न्स को ब्रीच कर रही थी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जुडिशियल ऑफिसर्स कौन होगा? चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? लॉ ग्रेजुएट बताया गया है। हाई कोर्ट के जज के लिए भी कहा गया है कि वो एडवोकेट हो, यानी कि लॉ ग्रेजुएट हो। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी कहा गया है। तो जो ओल्ड सीआरपीसी थे इसमें एक कंट्राडिक्शन क्या था कि वहाँ पर 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ओल्ड सीआरपीसी में जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट होते थे वो नॉन लॉ ग्रेजुएट होते थे। ऑफिस स्टाफ को प्रमोट करके दे दिया जाता था मजिस्ट्रेट का स्टेटस। तो क्या ऑफिस स्टाफ को मजिस्ट्रेट बनाने से उसके अंदर जुडिशियल माइंड आ जाएगा? नहीं। जुडिशियल माइंड तो तब आता है जब आप लॉ का कोर्स किए हो, दैट इज द प्रोफेशनल कोर्स। फिर इसके बाद जो ओल्ड सीआरपीसी थी उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एफआईआर लॉज होने के बाद क्राइम हुआ, एफआईआर लॉज हो गए, बट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता था, आईओ होता था, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता था कितने दिनों तक वो अपनी पुलिस रिपोर्ट, चाहे वो चार्जशीट के फॉर्म में, चाहे वो फाइनल रिपोर्ट के रूप में दे सकता। ट्रायल का डिस्टिंग्यूज नहीं था कि ट्रायल कौन मजिस्ट्रेट सुनेगा, जुडिशियल कौन सुनेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। रिमांड देने के बारे में क्लियर नहीं था कि कौन जुडिशियल सुनेगा, कौन एग्जीक्यूटिव सुनेगा। क्योंकि देखिए 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग बनेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो लोग सिविल सर्विस के थ्रू आते हैं, एसडीएम, एडीएम, डीएम, ये लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो नई सीआरपीसी में क्या किया गया? सबको अलग अलग कर दिया गया, बिल्कुल अलग अलग। इतनी सेक्शन पर काम करेंगे एग्जीक्यूटिव, इस सेक्शन पर काम करेंगे जुडिशियल। जैसे एक बहुत ही कॉमन वर्ड है सेक्शन 144 सीआरपीसी, सुनते हैं आप लोग? मीडिया में आता है धारा 144 लगा दी गई। किस एक्ट की धारा 144? सीआरपीसी की। इसको लागू करने की पावर किसको दी गई है? केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जब कभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि हमारे जुरिस्डिक्शंस में कोई न्यूसेंस होने का है खतरा, कोई क्राइम हो सकता है, तो प्रिवेंट करने के लिए वो क्या कर देते हैं? सेक्शन 144 लगा देते हैं। इसमें क्या होता है? 5 या 5 से अधिक ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेस पे खड़े नहीं हो सकते। क्राइम को कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो देखिए ये तो थोड़ी सी बात बताया। अब जरा हम रिवर्स गियर में आते हैं, जरा ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए जो हम लोग का लॉ होता है, यहीं से ध्यान से सुनिए आप लोग। जो लॉ होता है हम लोगों का, ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। पहला होता है डिवाइन लॉ और दूसरा होता है ह्यूमन लॉ। जो हम लोगों का लॉ होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिवाइन लॉ, एक होता है ह्यूमन लॉ। देखो डिवाइन लॉ उस लॉ को कहते हैं जो सुप्रीम पावर के द्वारा बनाया जाता है। डिवाइन लॉ उस लॉ को कहते हैं, दैवी विधि उस लॉ को कहते हैं जो सुप्रीम पावर के द्वारा बनाया जाता है। उसमें ह्यूमन का कुछ भी रोल नहीं होता, उसमें मानव का कोई भी भूमिका नहीं होती। जैसे हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ। हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, जिसको हम लोग फैमिली लॉ कहते हैं। ये जो डिवाइन पावर है, उन्होंने जो बताया लाइट एंड साउंड के फॉर्म में, उस लाइट एंड साउंड को कोडिफाइड कर लिया गया, तो बन गया वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग। उसको कोडिफाइड कर लिया, कुरान बन गया। दूसरा दूसरा होता है ह्यूमन लॉ। देखो ह्यूमन लॉ क्या होता है? ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए बनाया गया कानून, मानव के द्वारा मानव के लिए बनाया गया कानून। ठीक है, तो जो ह्यूमन लॉ होता है, फिर इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं और सबसेक्शन में। ह्यूमन लॉ को फिर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं 2 पार्ट में।
एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ जिसको हम लोग कहते हैं सारवान विधि, मौलिक विधि, और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक। अब ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आएंगे तो सीआरपीसी पे पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग सीआरपीसी के अल्फ़ाबेट को सीख रहे हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में छोटी क्लास में सीखे थे ना, छोटी ABCD बड़ी ABCD। अभी केवल हम लोग अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, और जिस दिन आप अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे, सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको सीआरपीसी में कोई 19 नहीं ठहरा सकता। आप हर जगह 20 रहोगे, चाहे वो प्रीलिम्स रहेगी, चाहे मेंस रहेगा, चाहे इंटरव्यू रहेगा, चाहे आप जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में रहोगे, चाहे आप गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में रहोगे, चाहे आप क्रिमिनल के लॉयर रहोगे। लेकिन वो दिन तब आएगा कि जब आप कड़ी मेहनत करोगे, जैसा आपको बताया जाएगा वैसा आप रोल को प्ले करोगे। तो देखिए, जो ह्यूमन लॉ होता है उसको फिर डिवाइड किया गया। एक को कहा गया है सब्सटेंटिव लॉ, एक को कहा गया है प्रोसीजरल लॉ, एक को कहा गया मौलिक विधि, सारवान विधि सब्सटेंटिव को, और प्रोसीजरल को कहा गया है प्रक्रियात्मक। जैसे देखो, डॉक्टर होता है तो डॉक्टर भी दो तरह के होते, एक फिजिशियन होते, एक सर्जन होते। जो डॉक्टर MD किया रहता है उसको हम लोग फिजिशियन कहते हैं, जो डॉक्टर MS किया रहता है उसको हम लोग सर्जन कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं। फिजिशियन क्या करता है, हमारा जो डिजीज़ होती है उसको डायग्नोस करता है, बीमारी का पता लगाता है, जांच करवाता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, एक्सरे करवाता है, फिर दवा के बल पे हमको ठीक करता है। लेकिन सर्जन सर्जन क्या करता है, सर्जरी करता है। तो देखो, जो फिजिशियन है वो है सब्सटेंटिव लॉ, लॉ का जो फिजिशियन का पार्ट है वो है सब्सटेंटिव लॉ, लॉ का जो प्रोसीजर पार्ट है वो है सर्जन का काम। काट पीट करना, सब चीजें हम लोग प्रोसीजर लॉ में पढ़ते हैं। अब देखिए, सब्सटेंटिव लॉ किसको कहते हैं, प्रोसीजर लॉ किसको कहते हैं। देखो, जो सब्सटेंटिव लॉ होता है जिसको हम लोग मौलिक विधि कहते हैं, सारवान विधि कहते हैं, उसमें क्या होता है, लॉ को डिफाइन किया जाता है। उसमें क्या होता है, राइट्स बताए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है, अधिकार बताए जाते हैं, दायित्व बताए जाते हैं, परिभाषा दी जाती है, और उस चीज को ऑपरेट कैसे होगा। जो क्राइम को बताया गया या किसी भी लॉ को डिफाइन किया गया वो ऑपरेट कैसे होगा, वो ऑपरेट होगा प्रोसीजर लॉ में। जैसे IPC हम लोग की क्रिमिनल लॉ में, IPC हम लोग की सब्सटेंटिव लॉ है। IPC में क्या बताया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पूरी IPC दो पार्ट में डिवाइड है, शरीर के प्रति अपराध, संपत्ति के प्रति अपराध, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम को पढ़ते हैं। थेफ्ट पढ़ते हैं, एक्सटॉर्शन पढ़ते हैं, रॉबरी पढ़ते हैं, डकैती पढ़ते हैं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पढ़ते हैं, रेप पढ़ते हैं, मर्डर पढ़ते हैं, यही तो है। लेकिन क्राइम हो गया तो फिर क्या होगा, अगर कोई ऑफेंस हो गया तो होगा क्या फिर, CRPC IPC साइलेंट है। जैसे थेफ्ट है, 378 कहता है कि ये थेफ्ट का डेफिनेशन है। 379 कहता है अगर पब्लिक प्लेस पर थेफ्ट हुआ है तो ये पनिशमेंट होगा। अगर घर के अंदर थेफ्ट हुआ है 380 लगेगी। अगर किसी सर्वेंट ने थेफ्ट किया है, चोरी किया, 381 लगेगा। अगर जो एक्यूज्ड है वो अपने साथ कोई हथियार लेके आया है, 382 लगेगा। लेकिन जो पनिशमेंट है वो दिया कैसे जाएगा, IPC में तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया। तब वो प्रोसीड होता है CRPC। तो क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव लॉ क्या है, IPC। क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर लॉ क्या है, CRPC। अब ये IPC और CRPC के बीच में जो मीडिएशन का काम करता है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आता है प्रोसीजर लॉ में।
चाहे वो सिविल नेचर का सूट हो चाहे क्रिमिनल नेचर का सूट हो, दोनों का प्रोसीजर लॉ एविडेंस एक्ट है। अब सिविल नेचर के सूट में आ जाइए। जितने भी सिविल सूट है सेक्शन 9 सीपीसी में, सीपीसी के सेक्शन 9 में बताया गया है सिविल नेचर के सूट, और जितना बात उसमें बताई गई वही केवल सिविल नेचर के सूट होते हैं, उसके अलावा कोई सिविल नेचर के सूट नहीं होते। आप लोग को इसलिए बता दिया जा रहा है कि जब आप लोग से पूछा जाता है कि सिविल नेचर के सूट क्या होते हैं, तो आप बस केवल बता दीजिएगा सेक्शन 9 में जो सिविल नेचर के सूट बताएगा उसी को हम लोग सिविल नेचर का सूट कहते हैं। तो जो सेक्शन 9 में बताए गए हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जुडिशियल सेपरेशन, रिसब्स्टिट्यूशन ऑफ द मैरिज, डिवोर्स, मकान मालिक किराएदार का झगड़ा, ये सब सिविल सूट है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब के सब सब्सटेंटिव लॉ है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अभी 6:30 बजे वाली क्लास में हम आप लोग को बता रहे थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स सिविल नेचर का सूट है। तो ये जो जितने सिविल नेचर के सूट हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हों, चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के हों, चाहे वो सेल ऑफ गुड एक्ट्स के हों, ये ऑपरेट कैसे होगा? आप सिविल सूट लाओगे कैसे सिविल कोर्ट में? ये ऑपरेशन बताता है सीपीसी। पूरे सिविल नेचर के सूट का ऑपरेशन कहाँ है? सीपीसी में। सीपीसी के सेक्शन 25 कहती है 26 कहती है कि कभी भी अगर आपके लीगल राइट ब्रीच होते हैं, सिविल सूट लाना है तो प्लेंट के थ्रू लाएंगे। और इसी सेक्शन 26 को सीपीसी में जो सपोर्ट देता है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट होती है। तो ये है प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी तो क्लियर हो गई कि प्रोसीजर लॉ है, क्लियर है ना कि सीआरपीसी हमारी प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। सीआरपीसी में आप लोग को ताजुब होगा कि 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स है, 2 शेड्यूल्स है। जो पूरा सीआरपीसी का क्लासिफिकेशन है 484 सेक्शंस, 484 धाराएं, 37 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल्स। आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 37 चैप्टर्स हैं, क्या सब प्रोसीजर लॉ है? 37 चैप्टर्स, ऑल दीज चैप्टर्स आर प्रोसीजर लॉ? तो आपका आंसर होगा नो। इसका 37 का क्लासिफिकेशन कर लो 2 + 35। 37 को मैथमेटिकल फॉर्म में बना लो, 37 = 2 + 35, 37 = 2 + 35। देखो ये जो हमने आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बताया, गणितीय सूत्र बताया, 2 चैप्टर्स इसके सीआरपीसी के सब्सटेंटिव लॉ के हैं। सीआरपीसी के 2 चैप्टर सब्सटेंटिव लॉ के हैं, बाकी 37 चैप्टर जो है वो प्रोसीजर लॉ के हैं। अब आता है कि वो 2 चैप्टर है कौन से? हमने तो बोल तो दिया। तो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 बोथ आर सब्सटेंटिव लॉ। चैप्टर 9 है मेंटेनेंस, भरण पोषण, सेक्शन 125 से 128। सेक्शन 125 से 128 भरण पोषण, मेंटेनेंस। फिर जो चैप्टर नंबर 11 है वो क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों के निवारण का कार्य, सेक्शन 149 से 153। सेक्शन 149 से 153। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई?
अब आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि जो ये सब्सटेंटिव लॉ है चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 11 इसका प्रोसीजर लॉ क्या है, ये प्रोसीड कैसे होगा। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 को आप बोल रहे हो कि सब्सटेंटिव लॉ है, तो ये प्रोसीड कैसे होगा, इसका प्रोसीजर लॉ क्या है। ये सब होता है जुडिशरी के इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन, और ये ना कोई गाइड में मिलेगा, ना कोई टीचर पेन इतना लेता है बताने के लिए, ना कोई टेक्स्ट बुक में लिखा है। आप लोग कहते हैं सर कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़े, तो टेक्स्ट बुक तो सभी अच्छी है। तो टेक्स्ट बुक तब अच्छी लगती है जब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अगर आपको मेंटेनेंस का सूट फाइल करना है 125 का सीआरपीसी का, तो इसका प्रोसीजर ला क्या है, प्रोसीजर ला भी सीआरपीसी ही है। मेंटेनेंस का सूट कहाँ फाइल होता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। तो जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसका जिक्र सीआरपीसी में कहीं किया गया है कि नहीं किया गया है। सीआरपीसी के किसी सेक्शन में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शंस क्या होगा, सेक्शन 29। सेक्शन 28 में सेशन जज क्या है और सेक्शन 29 में। तो आपका आंसर होगा कि इसका जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या चलता है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है उसका जुरिसडिक्शंस हम लोग को मिलता है सेक्शन 29 सीआरपीसी। नोट कर लो, इतना बता लोगे तो आप सेलेक्ट ही नहीं होगे, मेरिट लिस्ट में आओगे। आप सिलेक्शन के लिए रो रहे हो, यहाँ हम आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए कह रहे हैं। तो टॉप सर सेक्शन 29 से कहाँ तक? 29 में ही इसका बताया गया मजिस्ट्रेटों का जुरिसडिक्शन, और 28 29 में का सब क्लॉज 2। हाँ, और 28 में जो है सेशन जजों का है। तो अब देखो, इस तरह अगर आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे बल्कि मेरिट में आओ। जो स्टूडेंट टॉप करता है, सेकंड पोजीशन पाता है, थर्ड पोजीशन पाता है, वो आप ही लोग के बीच से आता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा रहता है। वो बस क्या होता है, उसका जुडिशियल माइंड डेवलप ज़्यादा रहता है। अब जो बाकी 37 चैप्टर्स हैं वो हमारे हैं प्रोसीजर लॉ के। फिर आपसे पूछा जाता है कि होल सीआरपीसी क्या है। क्या इसको हम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ बोलेंगे? सीआरपीसी को हम क्या एब्सोल्युटली प्रोसीजर लॉ कहेंगे, या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ कहेंगे? इसका सही नाम क्या दे है? प्रोसीजरल। तो आप बोलोगे कि इसका सही नाम है प्रोसीजर। ठीक है। जो 2 चैप्टर है वो एक्सेप्शंस है, वो 2 चैप्टर एक्सेप्शंस के फॉर्म में दिए गए हैं, वो जनरल रूल्स में नहीं आते। ठीक है। तो देखिए, जो हमारी सीआरपीसी नई वाली है और पुरानी वाली में थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर ले हम लोग। देखिए, जो ओल्ड सीआरपीसी 1898 की है उसका क्लासिफिकेशन क्या था, 565 सेक्शंस। लिखते चलो, ओल्ड सीआरपीसी में जो क्लासिफिकेशन था 565 धाराएं, 565 सेक्शंस, 46 चैप्टर, 46 चैप्टर और 5 शेड्यूल्स। 565 धाराएं, 46 चैप्टर्स और 5 शेड्यूल्स। देखो, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में तो नहीं आता, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब न्यू सीआरपीसी में आ जाइए। न्यू सीआरपीसी में जो 565 सेक्शन थी ओल्ड में, उसको घटा के रिड्यूस करके 484 कर दिया, 484। जो 46 चैप्टर थे वो रिड्यूस करके 37 चैप्टर्स कर दिया गया। जो 5 शेड्यूल्स थी उसको रिड्यूस करके 2 शेड्यूल्स कर दिया गया। तो हम लोग की जो नई सीआरपीसी है वो 484 सेक्शन, 484 धारा, 37 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल्स। ये हम लोग का क्लासिफिकेशन न्यू सीआरपीसी। देखिए, जो सीआरपीसी के सेक्शंस हैं वो तो आप लोग जानते हैं कि एक एक सेक्शन में एक एक प्रोविज़न दिए गए हैं। जब सेक्शन ऑलरेडी 484 थी
तो दो शेड्यूल्स क्यों बनाए गए? व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शंस एंड शेड्यूल्स? धारा और अनुसूची में क्या अंतर है? जब न्यू सीआरपीसी बनाए गए, पूरा आप ही ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, तो उन्होंने सेक्शन के साथ ये शेड्यूल्स को रखने की जरूरत क्यों पड़ी? धारा और अनुसूची में अंतर क्या? तो देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास जो अभी आप लोग के लिया था, जो 28 को ख़त्म हुई है फरवरी में, उसमें हमने आप लोग की लास्ट क्लास लिया था शेड्यूल्स पे। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको मालूम है, नए को हम बता रहे हैं। देखिए, जो सेक्शंस की बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसको एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अब बढ़ा के कहाँ रखा जाता है? शेड्यूल्स में। जैसे सीआरपीसी का शेड्यूल्स नंबर 1, अनुसूची नंबर 1। शेड्यूल्स नंबर 1 में क्या है? जो आईपीसी का क्राइम है, आईपीसी का जो क्राइम है, और क्राइम में जो पनिशमेंट वाली सेक्शन है, 6 उसमें कॉलम बने हैं। ध्यान समझिए, सीआरपीसी के शेड्यूल्स नंबर 1 में क्या रखा गया है? उसमें रखा गया है कि जो सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी है, उसका पनिशमेंट वाली सेक्शन, डेफिनेशन वाली नहीं, पनिशमेंट वाली सेक्शन का नाम लिखा है, वो सेक्शन लिखी है और उसका पनिशमेंट लिखा है। फिर बताया गया है कि ये बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिर बताया गया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर ये बताया गया है कि ये ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है कि ट्राइबल बाय सेशन जज है या एनी मजिस्ट्रेट है। तो ये चीज़ें क्या है, क्लासिफिकेशन करके एक जगह पे आप लोगों के लिए रख दिया गया। अब वो है शेड्यूल्स नंबर 1। अब आता है शेड्यूल्स नंबर 2। देखो, जो 1 नंबर है उसका यूज कौन कौन करेगा? लॉ के स्टूडेंट, एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट और जजेस। जो शेड्यूल्स नंबर 2 है उसका यूज कौन करेगा? ओनली जजेस, ओनली मजिस्ट्रेट। क्योंकि शेड्यूल्स नंबर 2 में क्या है? प्रो फार्मा। जो जजेस लोग या जो सेशन जज या मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं, सम्मन भेजने का ऑर्डर, बेलेबल वारंट का ऑर्डर, नॉन बेलेबल वारंट का ऑर्डर, सर्च वारंट, डेथ वारंट, उसका प्रोफार्मा क्या होगा? कल आप लोग जज की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, आपको किसी को सर्च वारंट देना है, पुलिस ऑफिसर को, तो सर्च वारंट में क्या लिखेंगे? कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे? बेलेबल वारंट में क्या लिखेंगे? तो वो सेट प्रोफार्मा दिया गया है, उसी को आप लोग यूज करेंगे शेड्यूल्स नंबर 2 में। उसी को, उसके अलावा एक शब्द भी आप आगे पीछे नहीं लिखोगे। जो बातें उसमें लिखी गई है बस उसी बातों को आपको लिखना है। तो देखो, 2 शेड्यूल्स हैं। पहले शेड्यूल्स को यूज कौन कर सकता है? जितने लोग जुरिस्टिक हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, सभी लोग को पावर दिया गया, सब लोग यूज करो। अगर एक लॉ का टीचर भी आपको बताते हैं कि ये ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो वो भी शेड्यूल्स को देखकर ही बताते हैं। लेकिन जो 2 वाला शेड्यूल्स है उसको कौन यूज करेगा? आपसे कोई मतलब है उसका? आम लोगों से कोई मतलब नहीं। वो तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, सेशन जज का ऑर्डर है, तो वो बनाए गए शेड्यूल्स नंबर 2 में। ठीक है, समझ में आ रही सबको बात है? ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद तो तेज़ी से हम लोग की सीआरपीसी दौड़ती है। हम लोग के जो सीआरपीसी है बहुत ही तेज़ी से दौड़ती है। तो ये देखिए, जो नई सीआरपीसी हम लोग की बनाई गई है, तो मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू सीआरपीसी। जो हमारी नई सीआरपीसी है इसकी विशेषता क्या है? कोई ना कोई फीचर्स होगा ना जब नई सीआरपीसी बनाई गई है। तो देखिए, इसको आप लोग कैसे पढ़ोगे? तो सबसे पहले एक एक फीचर्स को हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग सुने। देखिए, सबसे पहले फीचर्स ये है
कि जो ओल्ड सीआरपीसी थी, जहाँ पर ओल्ड सीआरपीसी बोली जाएगी, आप लोग तुरंत याद करिएगा 1898। जब नई सीआरपीसी बोली जाएगी तो आप लोग तुरंत याद करिएगा 1973। बार बार बताने की ज़रूरत न पड़े। देखिए, ओल्ड सीआरपीसी में 565 सेक्शन थी, उसको रिड्यूस किया गया और बना दिया गया 484, 484। तो पहला तो एक ये चीज़ थी। दूसरा, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 50 और 51 पढ़ते हैं, क्या है उसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 क्या कहती है? संविधान का अनुच्छेद एक्सिक्यूटिव जुडिशियरी को अलग किया गया, सेपरेट, पृथक। सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी टू एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 1973 में पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया और एक्सिक्यूटिव को जुडिशरी से, सीआरपीसी से अलग कर दिया और ये कहा कि जो नई सीआरपीसी है उसमें कुछ सेक्शन ही दिया गया है एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और मैक्सिमम सेक्शन किसको दिया गया है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। क्यों ऐसा किया गया? देखिए, ऑफेंस को 3 स्टेजेस पे कंट्रोल किया जाता है। एक वो स्टेज होता है जहां पर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, जिसको बोलते प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन की पावर किसको दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्राइम होने के पहले, क्राइम न हो, सोसाइटी में प्रिवेंशन रहे, सुरक्षा रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये पावर किसको दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पावर को कैसे यूज करता है? उसको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि कहीं दंगे होने की पॉसिबिलिटीज है या पब्लिक न्यूसेंस होने का कोई चांसेस है, तो वो क्या करता है? सेक्शन 144। 144 सीआरपीसी। बात नहीं बनी, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 5 या 5 से ज़्यादा, इसी का जनरल फॉर्म है, बड़ा रूप है कर्फ्यू। कर्फ्यू में क्या होता है? अब एक भी नहीं निकलोगे पब्लिक प्लेस पर, और निकलोगे तो गोली मार दी जाएगी। इसमें जुडिशियल ऑफिसर का कोई लेना देना है? जो हमारे जजेस होते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सीजीएम, एसीजीएम, इनसे कोई लेना देना कुछ नहीं। ये पावर दिया गया है डीएम, एडीएम, एसडीएम। और जहां पर पुलिस कमिश्नर होते हैं, जैसे आप बड़े बड़े शहरों में जो एसपी होते हैं उनको हम लोग पुलिस कमिश्नर कहते हैं। पुलिस कमिश्नर का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट की पावर उनको दे दी गई। इसके साथ साथ अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कहीं कोई क्राइम हो रहा है, क्राइम होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो क्या उसको प्रिवेंट कर सकता है? इसका आंसर है सीआरपीसी के सेक्शन 57, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 22। पुलिस ऑफिसर किसी को भी 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में ले सकता है। आपने क्राइम नहीं किया है तब भी आपको ले सकता है। बस थोड़ा सा अमेंडमेंट ये हो गया है कि अगर पुलिस आपको कस्टडी में लेती है तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, मेरे एडवोकेट को बुला दो, मेरे डॉक्टर को बुला दो, मेरे फ्रेंड्स को बुला दो, मेरे रिलेटिव्स को बुला दो। बस इतना अमेंडमेंट किया गया है, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। ठीक है। दूसरा ये होता है सेक्शन 57 बताएं सर। 57 और आर्टिकल 22। अब देखो, दूसरा ये होता है क्राइम हो ही गया, ये सब नई सीआरपीसी की फीचर्स बता रहे हैं। क्राइम हो गया तो क्राइम होने पर पुलिस ऑफिसर इंतजार न करे कि कोई आवे और एफआईआर करे तब हम एक्टिव हों। अगर किसी क्राइम की नॉलेज पुलिस ऑफिसर को होती है तो 100 मोटिव एक्शन ले सकता है, अकरेंस प्लेस पे जा सकता है कि इंतजार करे कि मुझे कोई बताए। तो नई सीआरपीसी में कहा गया
कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को, स्टेशन इंचार्ज को ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई क्राइम हुआ है, तो बिना कोई एफआईआर के भी अकरेंस प्लेस पे जा सकता है, जीडी में लिखकर, जनरल डायरी में लिखकर। तीसरा ये होता है, क्राइम हो गया, पुलिस ऑफिसर को नहीं पता चला और कोई व्यक्ति उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। देखो, एफआईआर कोई ज़रूरत नहीं कि विक्टिम ही दे, जिसके साथ अपराध हुआ है वही, कोई ज़रूरी नहीं कि वो दे, कोई भी दे सकता है। ये तो एक इंफॉर्मेशन है, आप फ़ोन से दे सकते हो। तो नई सीआरपीसी में ये फीचर्स बनाए गए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको कहा गया है कि आप लोग, सब लोग क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काम करिए। इसके बाद देखिए, अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उसको रिमांड पर दे दिया गया, जो रिमांड होती है सीआरपीसी के सेक्शन 167 में, जैसे इसमें मनीष सिसोदिया को दिया गया है रिमांड पर, सीबीआई को। अगर रिमांड वाले व्यक्ति को आफ्टर ट्रायल, ट्रायल के बाद उसको कन्विक्शन दे दिया जाता है, सजा, और ये कहा जाता है कि इनको 2 माह का जेल, 3 महीने की जेल। तो नई सीआरपीसी में कहा गया कि जितने दिन आप रिमांड में रहोगे वो टाइम ड्यूरेशन कन्विक्शन वाले टाइम में से माइनस कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 महीने की सज़ा मिली, 1 साल की सज़ा मिली, 6 महीने की सज़ा मिली, ऐसी तो सज़ा मिलती है। तो जितने दिनों तक आप रिमांड में रहोगे वो टाइम आपका माइनस कर दिया जाएगा। नई सीआरपीसी में आया कि रिमांड पे न दे के आपको जेल भेज दिया गया, बेल नहीं मिली, जेल चले गए, और जेल में जितना टाइम आपने व्यतीत किया है, आफ्टर कन्विक्शन, सजा पाने के बाद उतना टाइम कम। कोई व्यक्ति 2 महीने जेल में रहा, बाद में केस चलते 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 ट्रायल का डिसीजन हुआ कन्विक्शन, और कोर्ट ने कहा कि इनको 1 साल की सजा। तब वो कितने दिन जेल में रहेगा? 6 महीने। सेट ऑफ हो जाएगा। 1 साल का मतलब 12 महीने। 12 महीने में 2 महीना वो जेल में रह चुका है, और किस लिए? बेल नहीं मिली थी। तो 10 रिमेनिंग अब महीने। कितने दिन जेल में रहेगा वो? 10 10 मंथ। 10 महीने। 10 महीने। जर्नली 10 महीने सर, लेकिन उसमें डे और नाइट काउंट होता है ना? नहीं, डे और नाइट कोई नहीं काउंट होता। नहीं होता तो 10 महीने। 10 महीने तक अब वो जेल में रहेगा। पहले क्या था कि 2 महीने का कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता था, बल्कि क्या होता था कि जो सजा हुई वो हुई। तो नई सीआरपीसी में कहा गया कि चाहे वो पुलिस कस्टडी में रहा हो, रिमांड के फॉर्म में, डिटेन तो किया ही गया है, वो भी माइनस किया जाएगा, और अगर वो बेल नहीं पाया तो भी। देखो, फिर नई सीआरपीसी में कहा गया, जब 1973 में नई सीआरपीसी बनी तो उसमें जुडिशियल ऑफिसर बहुत कम होते थे, बहुत कम होते थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुरू में भी होते थे, आज भी होते थे ज़्यादा। तो नई सीआरपीसी में जुडिशियल ऑफिसर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी पावर दिया गया रिमांड की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने दिन की रिमांड दे सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 167 में? मैक्सिमम 15 दिन। 15 दिन। और अगर एग्जीक्यूटिव को देना हो तब 10 दिन। मैक्सिमम 7 दिन। 7 दिन, 7 डेज। ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा सेक्शन 167 में। ये पावर दिया गया है कि मान लो किसी को लाया जाता है रिमांड पे, तो जुडिशियल ऑफिसर नहीं मिल रहा है, तब तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों को भी रिमांड की पावर दे दी गई, लेकिन ये कहा कि आप 7 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक, ये नई सीआरपीसी में ये नई व्यवस्था की गई। देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लोगों का ये कहना था कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती। ये आज भी हम लोग बोलते हैं। सोनू, आप मोबाइल को म्यूट करिए, आपसे बोला गया था, आवाज़ आ रही है ना? देखिए, पहले 1973 के पहले तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि पता चला
1973 में शहर में थाने कम होते थे, रूरल एरिया में ज़्यादा होते थे और पुलिस स्टेशन की दूरियां काफ़ी ज़्यादा होती थी। फिर तो धीरे धीरे नए नए पुलिस स्टेशन खोले गए। अब तो लोग जाते थे, जब किसी के साथ क्राइम होता था पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर जो स्टेशन इंचार्ज है उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, मिले नहीं, पूरे सुबह से शाम तक बैठे हैं, तरह तरह की लोगों की शिकायत होती थी। तो नई सीआरपीसी में क्या कहा गया, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं आपकी एफआईआर नहीं लाज होती, मना कर दिया जाता है। तो 154 सब क्लास 3 में ये पावर दिया गया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हायर पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, से जाकर मिल सकते। तो उस समय पोस्टल सर्विसेज बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी, तो ये कहा गया था कि आप बाई पोस्ट अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, अब एसपी से ही नहीं, जितने हायर ऑफिसर्स हैं, जैसे आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में एसपी के साथ साथ एसएसपी बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं, आईजी बैठते हैं, तो आप किसी से पर्सनली जाके मिल सकते हैं 154 सब क्लास 3 में। और ये कहा गया कि जो पुलिस ऑफिसर है उनको, हायर पुलिस ऑफिसर को कहा गया कि आप अपने ऑफिस के सामने इस बात को मेंशन कर दीजिए कि आप जनता से कितने बजे मिलना चाहते हैं। आप कोई भी हायर ऑफिसर के ऑफिस में जाएंगे, एसपी डीआईजी, लिखा रहता है 11 बजे से 12 बजे जनता से मुलाकात। तो आप जाके 154 सब क्लास 3 में उनको दे सकते हैं और उनको पावर दिया गया कि आप अपने एसपी साहब अपने ऑफिस में ही उसको रजिस्टर कर लें, या कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दे कि इनके एफआईआर लॉस करिए। नई सीआरपीसी में कहा गया है, एसपी साहब ने भी नहीं सुना। अब आप 156 सब क्लास 3, 156(3), 156 सब क्लास 3 में आप अपने जहाँ पे अक्रेंस हुआ है वहाँ पर जुरिस्डिक्शंस रखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनका जुरिस्डिक्शन थाने के अनुसार होता है। तो जो पुलिस स्टेशन आपका आता है उस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट रखता है उसके सामने आप जाके 156 सब क्लास 3 की एप्लीकेशन दे सकते। ये सब सुविधा नई सीआरपीसी में हम लोग को दिया गया। ठीक, अब देखिए नए सीआरपीसी में जो और चीज़ बनाई गई, ट्रायल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ट्रायल विचारण, ये कहा गया कि जो ट्रायल होगा इसका क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया। फर्स्ट पार्ट सेशन ट्रायल, सेक्शन 225 से 237 सीआरपीसी, सत्र विचारण, धारा 225 से 237। दूसरा होता है वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 238 से 250 सीआरपीसी में दूसरा ट्रायल। सीआरपीसी में तीसरा ट्रायल है सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 251 से 259। और फोर्थ नंबर पे जो ट्रायल रखा गया उसको कहा जाता है समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण 260 से 265। और ये चारों ट्रायल को रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया है जुडिशियल ऑफिसर और सेशन जज के लिए। ओल्ड सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ट्रायल सुनता था, नई सीआरपीसी में उनको अलग कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप प्रिवेंशन का काम करिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखिए, और बाकी मुकदमों का जो विचारण होगा, ट्रायल होगा, सत्यता को पता लगाना होगा कि अपराध हुआ है कि नहीं, ये करेंगे जुडिशियल माइंड वाले लोग, और जुडिशियल माइंड वाले लॉ ग्रेजुएट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। कार्यपालक डीएम No, साहब sir. को, एसडीएम साहब को, एडीएम को या पुलिस के हायर ऑफिसर को लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है? नहीं। तो जब जरूरी नहीं तो उनका माइंड कैसे जुडिशियल होगा?
जब उन्होंने वो प्रोफेशनल कोर्स ही नहीं किया है तो उनका माइंड कैसे जुडिशियल होगा? ये पार्लियामेंट में लंबी बहस चली थी। तो ये कहा गया उनको, वो कौन है? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। उनका काम क्या है? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उनको वो जिम्मेदारी दे दीजिए। और ट्रायल, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल का मतलब होता है सत्यता को जानना, ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं क्या सही में वही उसने उसी ने क्राइम किया है। उसको पूरा डिफेंस करने का मौका दो, उसको बचाव करने का पूरा मौका दो। तो ये सब कौन जानेगा? लॉ ग्रेजुएट। आपने पढ़ा है आईपीसी, आपने पढ़ा है सीआरपीसी, आपने पढ़ा है एविडेंस एक्ट। वो पुलिस ऑफिसर ने थोड़ी नहीं पढ़ा है। इसीलिए उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। ये आपसे पूछा जाएगा क्यों उनको अलग किया गया? क्यों डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि आर्टिकल 50 में कि जुडिशियल को अलग कर दो एग्जीक्यूटिव से? इसीलिए चाहते थे। लेकिन उस समय नहीं हो पाई बात, क्योंकि उस समय 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो हम लोग ओल्ड सीआरपीसी से चल रहे थे। वो तो बाद में देखा गया कि हमारे डीपीएसपी का ये उल्लंघन कर रहा है ओल्ड सीआरपीसी। तब हमने एग्जीक्यूटिव को अलग किया, जुडिशियल को अलग किया। अब अलग ही नहीं किया, जुडिशियल को कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप जज बन गए, जब आप 5 बजे अपनी कोर्ट से उठ गए तो आपको कौन से काम में लगाया जाएगा? शहर में डिस्टरबेंस हो रहा है, शहर में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, शहर में प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपसे कोई मतलब? नो। लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। और वही आपके इक्वल जो एडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, वो अगर पता चल जाए कि लोकसभा का इलेक्शन है, दिन रात उनका ख़त्म। शहर में कोई बहुत बड़ी घटनाएं घट गई, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, 2 बजे 4 बजे दौड़ो। हमारे प्रयागराज में देखो अभी हुआ है मर्डर, डीएम साहब 4 दिन से घर नहीं गए हैं, ढूंढ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का हर घंटे डांट पड़ रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे हो गया मर्डर? कैसे वो मारा गया उमेश पाल? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जैसे कोई पूछेगा कि आपके रहते आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसे हो गया? इसको कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। आपको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। आपका केवल और केवल ये काम है कि आपके डेस्क पर जो मुकदमा आएगा उस केस का आप डिस्पोजल करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, बस। ये हमारी सीआरपीसी ने हम लोगों को पावर दिया। इसके बाद जो सीआरपीसी है, ओल्ड नई सीआरपीसी, इसमें कहा गया ऐसे ऑफेंस जो 2 साल तक के जेल से हैं, जिसमें सजा 2 साल तक की मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं सम्मन केसेस। और 2 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उम्र कैद या डेथ सेंटेंस को कहते हैं हम लोग वारंट केसेस। वारंट केस, इसको डिस्टिंग्विश कर दिया गया। और इसके बाद सारे ऑफेंस को, जितने भी ऑफेंस है, इसको फिर क्लासिफाइड किया गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। पुलिस ऑफिसर को यह कहा गया कि जो बड़े बड़े अपराध होते, हीनियस ऑफेंस होते हैं, जिसमें कि एक्यूज को आप तुरंत पकड़िए, नहीं तो दूसरा अपराध कर देगा, उसमें पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, बिना वारंट के आप एक्यूज को पकड़ लो। दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी, ये सब ऐसे ऑफेंस है कि तुरंत इसको पकड़ो। और जो ऑफेंस सिंपल है उसके लिए कहा गया नॉन कॉग्निजेबल। उसके लिए कहा गया कि आप मजिस्ट्रेट की पहले परमिशन लीजिए, वारंट मिल जाए तभी। एक्स नामक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे जाता है और वो कहता है वाई ने मुझे एक चाटे मारे, ऑफेंस है ये। एक्स जी नामक सर। व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे जाता है, कहता है वाई ने मुझे एक चाटे मारे, ऑफेंस है? ऑफेंस तो है ये। ऑफेंस तो सिंपल हर्ट है, पेन हुआ, चाटे लगे तो पेन हुआ।
तो ये बताओ, ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए? नॉन नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल, अजमानत नॉन कॉन्जेबल ठीक है। ऑफेंस। आपकी बात को हम लिख ले रहे हैं। आप कह रहे हो कि आप क्या हुआ भाई तो ये कहा गया। अरे हीरा लाल जी क्या है, आप मोबाइल म्यूट करिए, मोबाइल म्यूट करिए। कर जी, हाँ दे। देखो, तो ऐसा नहीं कि उसकी बात को लिखी नहीं जाएगी, उसकी बात को लिखी जाएगी सीआरपीसी के सेक्शन 155, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीआर, दैट इज द कंप्लीट। ये कहा ठीक है, अब इसका हम लोग मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले आओ, तब हम लोग इसकी इंक्वायरी वगैरह करते हैं। तो ये सीआरपीसी में इसको डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में जो टॉपिक रखा गया, हमने ना तो कोई सेक्शन पढ़ाई, ना हमने कोई चैप्टर का बात किया, हमने केवल एक सीआरपीसी की समरी बताई। और ये अगर आप छोटी सी बात को समझ जाओगे तो आपको सीआरपीसी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। कल हम लोग सबसे पहले जो स्टडी करेंगे क्रिमिनल कोड्स की, आपको ये बताया जाएगा जो क्रिमिनल कोड्स होती है उसमें मजिस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, सेशन जज कौन कौन से होते हैं, उसमें गवर्नमेंट एडवोकेट कौन होते हैं, और प्राइवेट एडवोकेट, सेक्शन वाइज। कल जो हम लोग कोर्ट को पढ़ेंगे वो सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। कि मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, सेशन जज की क्या पावर होती है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं सेक्शन 24-25 में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम समझते हैं क्लास आप लोग की अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने जिस मोटिव से ज्वाइन किया इस सर से सर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर। एडमिनिस्ट्रेशन बताया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों जी में अंतर क्या होता पहले आपने आपका कैमरा क्यों बंद है? नहीं तो आपको जिला हमको खुद ही देना पड़ेगा आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। कैमरा क्यों बंद है डियर सचिन कुमार? बताइए, इतना अच्छा आपको, इतना अच्छी आपको फेस दिया है ऊपर वाले ने, हैं? अरे आप हमको देखो, हम आपको देखें, हैं? अभी आपकी शादी होगी, लड़की देखने जाएंगे तो ऐसे कैमरा बंद रहेगी तो कैसे शादी है? आपकी होगी? थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है इसका। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताने में, क्या दिक्कत है? चलो अच्छा, आप सुन लो, लेकिन कल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके ओके सर, ओके। चलो देखो, जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े जुड़े लोग होते हैं, जिसमें आते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सर्किल ऑफिसर, एएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजी, डीजी पुलिस, इसको बोलते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये पुलिस चौकी से लेके थाने से लेके इनका अपना काम होता है, और डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की इन्हीं की जिम्मेदारी, डायरेक्ट इन्हीं के ऊपर। अगर किसी पुलिस सर्किल के अंदर कोई भी बात होती है तो जो थानेदार होता है, आप लोग सुनते हो ना लाइन हाजिर, कुछ भी हुआ सबसे छोटा पनिशमेंट उसको मिल गया, लाइन हाजिर। इसका मतलब जानते हो क्या है? कल से थाने पर मत आना, कल से पुलिस लाइन पे आना। कल से थानेदार जी आप थाने के अंदर मत घुसिएगा, कल से आप आइएगा पुलिस लाइन, और पुलिस लाइन में आपको दिया जाएगा काम। चलिए रसोइया, किचन का काम, आटा सनवाइए, चपाती बनवाइए, दाल बनवाइए, और सारे लाइन में रहने वाले पुलिस कांस्टेबल के और लोगों को खाना खिलवाइए। आपको दे दिया गया कि घुड़सवार जितने घोड़े हैं सबका नाल बदलवाइए, घोड़े को नहलवाइए, तो आपको आंसू टपकते हैं, इसीलिए दरोगा बने थे, इसीलिए रौब दिखाए थे। तो सबसे छोटा पनिशमेंट लाइन हाजिर, आज जान लो लाइन हाजिर क्या होता है। और जो जो लोग पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कहते हैं आपको जिला चलाना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आपको लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जितने भी प्लानिंग होते हैं, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, जैसे आप लोग जानते हैं मिड डे मील चलती है, अंत्योदय योजना चलती है, क्या क्या चलती है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबके ऊपर सुपरविजन है। बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, डीआईएस होते हैं,
सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत से ऑफिसर होते हैं, तो सभी पे कंट्रोल रखना प्लस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जिला को चलाने वाले मजिस्ट्रेट। समझ में आ गया सचिन कुमार? जी सर। हाँ, धीरे से बोल लो, सर डर गए क्या आप? सर अगर 144 का आप मानना कोई करता है तो उस पे 188 चलेगा सर। हाँ, अरेस्ट कर लिया जाएगा ना, अरेस्ट कर तो लिया ये जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है सर? चलिए CM? धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेड डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अभी आने जो सीआरपीसी सब समझ में जाएगा। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर कल मिलते हैं हम लोग। और देखो सब लोग 8 बजे जुड़ जाया करो आप लोग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।